Okay. Now we start our session. In previous class, we already discussed about the different process models. Okay. In previous class, we discussed what is the process model and what is the use in of the process model in software development. Okay. Uh, there are different category of process models in which we already discussed about the waterfall model, iterative model, and a spiral model, a rapid application development also. Okay. Uh, Today, I want to share a research paper, okay, that will be totally based upon the process model, okay. Here we easily analyze that what is the basic difference between waterfall model, iterative model, and process spiral model, okay. Basically, these three models are very important for not only for your knowledge but also for your university examination also, okay. Any doubt from your side from previous lecture? I have already shared a PPT on the process model in your G Suite classroom. Have you seen? Yes, sir. Okay, ठीक है. तो बेसिकली आज जो हम लोग कल भी मैंने आपको बताया था, जैसे बहुत लोग जैसे आस्था ने क्वेश्चन किया था लास्ट में कि थोड़ा सा कल हम लोग ज्यादा फास्ट थे, ठीक है. तो इसीलिए चलिए मॉडल्स तो आपको क्लियर था कल, और कुछ मैंने बताया भी था, और मैंने आपको ये भी बोला था कि कल हम लोग कुछ पेपर्स डिस्कस करेंगे जो कि मैंने पेपर पब्लिश कराया रिसर्च जर्नल में, ठीक है. तो इस पेपर्स में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में वो पूरा का पूरा एनालिसिस दिया हुआ है. उस पेपर को मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है. और इसको आप लोग थोड़ा सा, मैं तो आपको समझाऊंगा ही, लेकिन उसको थोड़ा सा आप लोग माइन्यूटली रीड करने का भी थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, ठीक है. और अगर आप लोग को अच्छा लगेगा वो पेपर, ठीक है, तो देन अगर आप लोग मुझे बोलेंगे तो मैं आपको जी सूट क्लासरूम में भी उसको शेयर करूंगा, ठीक है. ओके. This research paper will be based upon the comparative study of different process models. Okay. अब आप लोग को ऐसा भी नहीं लगना चाहिए रिसर्च पेपर है तो हम लोग को ऐसा कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और आप लोग इसको देखेंगे तो आप लोग को अच्छा भी लगेगा कंटेंट इसके. Okay, screen is visible to all of you. Okay. अब देखिए, वेरी गुड. Basically, this paper is totally based upon a comparative study of different software process models. ठीक है ना. ये बेसिकली एक रिसर्च पेपर का फॉर्मेट है ना. ऊपर में जैसे आप देख रहे होंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, विल्सन जर्नल ऑफ रिसर्च. बेसिकली इट इज द नेम ऑफ द रिसर्च पेपर, ठीक है. तो ये जो रिसर्च पेपर है इसका ये वॉल्यूम दिया हुआ है, कब पब्लिश हुआ है, ये सारा चीज है. लेकिन मेनली आप लोग को जो फोकस करना है वो ये है कि प्रोसेस मॉडल्स क्या है, ठीक है. तो देखिए, जब भी हम लोग कोई एक रिसर्च पेपर या इस तरीके से कुछ भी लिखते हैं तो सबसे पहले अबस्ट्रैक्ट का मतलब समझते हैं ना क्या होता है. दैट मीन्स कि जो भी हम ये पेपर राइट कर रहे हैं या जो भी हम लिख रहे हैं उसके पीछे हमारा एम्बिशन क्या है, व्हाट इज आवर पर्पस. ओके. तो देखिए, द मेन पर्पस ऑफ दिस पेपर is to clarify some important SDLC models such as waterfall model, iterative model, and spiral model. Okay. And a spiral model. Okay. The main purpose of this paper is to also explain the advantage and disadvantage of these SDLC models. देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है ना SDLC models,
तो बेसिकली वी कैन ऑल्सो से दैट प्रोसेस मॉडल्स इज ऑल्सो नोन एज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ SDLC मॉडल्स. ओके, वी विल ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ SDLC मॉडल. ठीक है, तो बेसिकली ये जो पेपर है ये बेसिकली 3 मॉडल्स को आपको फोकस कर रहा है. ठीक है, फर्स्ट इज द वाटरफॉल मॉडल, सेकंड इज द आइटरेटिव मॉडल एंड थर्ड इज द स्पाइरल मॉडल. ठीक है, अब जैसे ये बताइए, आप लोग से क्वेश्चन है कि वाटरफॉल मॉडल इज ऑल्सो नोन एज, वाटरफॉल मॉडल को और किस किस नाम से बेसिकली हम लोग जानते हैं उसको? एनीवन कैन से? क्लासिकल मॉडल, क्लासिकल मॉडल, लीनियर क्लासिकल मॉडल, sequential model, सीक्वेंशियल मॉडल, क्लासिकल मॉडल, यस, वेरी गुड. यस, सीक्वेंशियल मॉडल. sequential model, shifting model. हाँ, सीक्वेंशियल मॉडल भी बोल सकते हैं, लीनियर मॉडल भी बोल सकते हैं, क्लासिकल मॉडल भी बोल सकते हैं और वाटरफॉल मॉडल भी बोल सकते हैं. ठीक है ना, गुड. तो बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग का जो फोकस होगा ये बेसिकली 3 पे होगा, वाटरफॉल, इटरेटिव और स्पाइरल. डिस्कस किया था इंक्रीमेंटल मॉडल, आपको ध्यान होगा इंक्रीमेंटल. देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको आप अगर उस पर्टिकुलर वर्ड पे भी अगर आप फोकस करें और उस पर कंसंट्रेट करें तो बहुत सारी चीजें आप खुद भी उस चीज को लॉजिकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ठीक है, जैसे इंक्रीमेंटल मॉडल था तो वहां पे ये था कि कोई भी अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं और उसके बाद आफ्टर द डेवलपमेंट अगर हमें कुछ मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर में, ठीक है, दैट मीन्स कि सिंपल सा चीज है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर रिलायबल तभी हो सकता है जब उसके अंदर में हम कुछ भी चेंजेस करें और उस चेंज को वो क्या करे, इजीली उसको अडॉप्ट करे. इजीली अडॉप्ट करने का मतलब ये है कि दैट मीन्स कि वो क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए. दैट मीन्स कि वो किसमें भी अगर कुछ भी हम चेंज करें तो दैट विल बी एक्सेप्टेबल बाय द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर. क्लियर है? तो ये इंक्रीमेंटल मॉडल का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पे वो है. ओके, बेसिकली यहाँ पे हम लोग फोकस कर रहे हैं वाटरफॉल मॉडल, आइटरेटिव मॉडल एंड स्पाइरल मॉडल. ओके, बेसिकली all SDLC processes have a limited set of functions that can be used to develop software products. Okay, ठीक है, दैट मीन्स कि कोई भी SDLC जो प्रोसेस होता है उसका क्या होता है कि लिमिटेड सेट ऑफ फंक्शंस. लिमिटेड सेट ऑफ फंक्शंस का मतलब क्या है कि उसका एक पर्टिकुलर स्टेज होता है. ठीक है, उसी स्टेज को लेकर के हमें क्या करना होता है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करना होता है. ठीक है ना, ओके. इसके अंदर में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसके अंदर में हमको ये बताया जाता है कि हाउ टू डिजाइन, हाउ टू डेवलप, हाउ टू मेंटेन एंड हाउ टू इनहांस और अपडेट द कैपेबिलिटीज ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. ये पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है जिसके अंदर में आपको यहाँ पे थोड़ा पिक्चर छोटा है ये, लेकिन इसमें प्लानिंग है, डिफाइनिंग है, डिजाइनिंग है, जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ते हैं. ठीक है, बेसिकली जो SDLC के जो फेजेज हैं ऑलरेडी आपको डिफाइन है. प्लानिंग है, डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स है, डिजाइनिंग द आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर है, बिल्डिंग और डेवलपिंग द प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर. क्लियर है? ओके, तो बेसिकली दीज आर द डिफरेंट फेजेज ऑफ द SDLC. ओके, नेक्स्ट इज द टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस. यहाँ पे एक कल भी मैंने एक टर्म्स यूज किया था आपका डिप्लॉयमेंट. डिप्लॉयमेंट का मतलब बेसिकली क्या होता है कि दैट मीन्स कि जब रियल टाइम में आपका पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो जाता है, ठीक है ना, तब देन जो हम इंस्टॉल करते हैं सिस्टम को, ठीक है, तो दैट इज बेसिकली द नोन एज द डिप्लॉयमेंट. बेसिकली यहाँ पे देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ेंगे, दिस पार्ट, after the successful testing of the product it is deployed, installed in its actual environment where customer verify his requirements, which is called acceptance testing. This acceptance testing is also known as user acceptance testing. After the feedback of customer, the further enhancement is done by the software development team. Okay, clear है सबको? ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स है. ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, व्हाट इज द सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल? तो बेसिकली इट इज एन अब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस. अब्स्ट्रैक्ट का मतलब समझते हैं ना, मैंने पिछले बार ही बताया था कि बेसिकली द टर्म अब्स्ट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, it shows only the salient or important feature of any system. Okay, that means ki it does not show the complete internal description of any system, it shows only the external mechanism of the system. Okay, so basically it presents a description of the process from some particular perspective, some as specification, design, validation, evaluation. Okay, basically हाँ, एक प्रोग्रामिंग प्रोसेस मॉडल, जैसे हमने बताया था आपको SDLC बनाने के पहले एक PDLC बताया था जिसको हम लोग बोलते थे प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल.
मैंने आपको बताया था कि पीडीएलसी और एसडीएलसी के अंदर में जो कनेक्शन है वो इस तरीके का है कि एसडीएलसी को हम बोल सकते हैं इट इज द सुपरसेट एंड पीडीएलसी इज जस्ट लाइक अ सबसेट। ओके, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं बोलते हम लोग, सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको कल जो टेस्ट हुआ था उसमें भी आपको ये चीज बताया था, एक क्वेश्चन था सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, और उसमें आपको देखना था आंसर देना था, ठीक है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल। ओके, तो इस पेपर के अंदर में बेसिकली हम लोग 3 टाइप्स के मॉडल्स देखेंगे, वाटरफॉल मॉडल, आइटरेटिव मॉडल एंड स्पाइरल मॉडल। ओके, first of all, the waterfall model is the basically a classical model of software engineering, and this model is one of the oldest models and is widely used in government projects and in many major companies. As this model emphasizes planning in early stages, it ensures design flaws before they develop. In addition, its intensive document and planning make it work well for projects in which quality control is a major concern. Okay, it was the first development process model, okay, that has been developed in the software crisis conference in 1970s. Okay, it is also known as sequential process model, which does not ever overlap, okay, of any stages. That means कि ये कभी भी किसी SDLC के स्टेज को ओवरलैप नहीं करेगा। ओवरलैप का मतलब समझते हैं ना, that means कि अगर आप सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं तो that means कि we not directly go for the testing. Okay, we have to go for the coding. Okay, so basically we can say that waterfall model is also known as a sequential process model. Okay, it means that until the one phase is not completed, then next phase cannot be started. Okay, it is very simple and easy to understand. The pure waterfall life cycle consists of several number of overlapping stage as shown in the following figure. जैसे ये पिक्चर आप देख रहे हो, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ओवरलैपिंग। एनीबॉडी से व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग? हेलो, anybody can say what is the concept of overlapping? मतलब सर जब कोई एक चीज एक के ऊपर कोइंसिडेंस हो जाता है तो उसी ओवरलैपिंग करते हैं। हाँ, गुड, ठीक है। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रही है ना, चलो ठीक है। तो यहाँ पे जो फेजेज हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, ठीक है, सिस्टम डिजाइन है, इम्प्लीमेंटेशन है, टेस्टिंग है, अगेन डिप्लॉयमेंट, देन मेंटेनेंस, ठीक है। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे जो ये जो स्टेजेज हैं इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी बहुत बार पढ़ भी चुके हैं, इसीलिए मैं इसको पे नहीं जा रहा हूँ। हमें अब सिंपली देखना है ये वाटरफॉल मॉडल का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। बेसिकली देखिए वाटरफॉल मॉडल एप्लीकेशन जो है, ठीक है ना, ये किस तरीके के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए बेस्ट सूटेड है, ठीक है। देखिए वैसा सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर रहे हैं जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट्स जो है पहले से अंडरस्टूड है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये जो प्रोसेस है जो लिखे हुए हैं यहाँ पे, इस पे फोकस करेंगे हम लोग, ठीक है। फर्स्ट एडवांटेज इज दैट वेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स आर वेल अंडरस्टूड, डॉक्यूमेंटेड, क्लियर्ड एंड फिक्स्ड, ठीक है। दैट मींस कि यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार आपने एनालिसिस करने के बाद जो एसआरएस आपने बना लिया उस एसआरएस के अंदर में फिर से कोई चेंज आपको नहीं करना है। दैट मीन्स कि जो भी आपका स्टेज होगा एट द एंड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ ईच स्टेज वी डू नॉट गो टू बैक इन द बैक स्टेज। जैसे मान लीजिए कि एनालिसिस आपने कर लिया या सॉरी डिजाइन कर लिया तो आपको फिर एनालिसिस पे नहीं जाना है। दैट मीन्स कि वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। ओके, तो ये सबसे पहला एडवांटेज आपका ये होना चाहिए वाटरफॉल मॉडल के लिए कि अगर इस तरीके का कोई एप्लीकेशन है जिसका रिक्वायरमेंट पहले से वेल अंडरस्टूड है, वेल डॉक्यूमेंटेड एंड फिक्स है, तो उस केस में हम उसको क्या कर सकते हैं, वाटरफॉल मॉडल से उसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आइटरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है ना। आइटरेशन का मतलब ये है कि जैसे हम कस्टमर के पास भेज रहे हैं, कस्टमर क्या कर रहा है उसको फिर रिफाइन कर रहा है, फिर उसको हम डिजाइन कर रहे हैं, फिर कस्टमर के पास कर रहे हैं, तो इस तरीके का यहाँ पे साइकिल नहीं इन्वॉल्व होगा, ठीक है। और सेकंड है कि सॉफ्टवेयर डेफिनेशन इज स्टेबल, टेक्नोलॉजी इज अंडरस्टूड एंड नॉट डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या है
कि दैट मीन्स कि हर एक स्टेज के अंदर में यूजर का इंटरेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे यूजर का इंटरेक्शन आपका क्या होगा, फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, ओके। The required resources are available and the project is small. Basically, waterfall model is just best suited for the small projects. Okay. Many people believe that this model will not work in all situations. Okay. For example, with a pure waterfall model, the requirements must be defined before the start of the project, and the complete constructions must be stated before starting code. Okay, there is no overlap between the sections in real world development. However, one can find problems during design or coding stages that show errors or gaps in requirements. Okay, next is the advantage and disadvantages. ठीक है, यहाँ पे एडवांटेज, तो एडवांटेज कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था उसमें। इसमें सबसे पहला है इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर सिंपल सा चीज है कि अगर सारा रिक्वायरमेंट अगर हमारे पास पहले से अंडरस्टूड है तो हमारे लिए क्या होगा, उसको इम्प्लीमेंट करना और अंडरस्टैंड करना दोनों क्या होगा आपके लिए, इजी होगा। वाइडली यूज्ड एंड नोन, ठीक है। आइडेंटिफाई डिलीवरेबल एंड माइलस्टोन, वर्क्स वेल ऑन मैच्योर प्रोडक्ट्स एंड वीक टीम्स, ठीक है। दैट मींस कि यहाँ पे एक चीज देखिए कि यहाँ पे वाटरफॉल मॉडल के अंदर में अगर आपका टीम बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं भी है फिर भी आप वहां पे प्रोजेक्ट पे अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि टाइम टू टाइम आपका वहां पे कस्टमर का रिक्वायरमेंट चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है, एक स्टैटिक है और उस स्टैटिक रिक्वायरमेंट को लेकर के हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। व्हाट इज विल बी द डिसएडवांटेज, द एक्चुअल सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल लेट ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। सिंपल सा चीज है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जो एक प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहा है वो कब मिलेगा, जब हम उस सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट प्रोसेस है, जैसे हम प्रोटोटाइप में पढ़ लेते, प्रोटोटाइप में क्या होता था कि एट द इनिशियल स्टेज हम क्या कर रहे थे, एक प्रोटोटाइप बना दे रहे थे सॉफ्टवेयर का और देन उस प्रोटोटाइप को बना करके हम क्या कर रहे थे, कस्टमर को एक बार हैंड ओवर कर रहे थे। लेकिन वाटरफॉल मॉडल के अंदर में ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक बार हम यूजर के साथ इंटरेक्शन करने के बाद, ठीक है, देन हम कब तक इंटरेक्शन, जब हमारा पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो जाएगा और उस सॉफ्टवेयर को जब हम डिप्लॉय करेंगे तभी उस सॉफ्टवेयर से इंटरेक्शन होगा, किसका, कस्टमर का। तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज लिखा है, द एक्चुअल सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल लेट ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। लेकिन अगर हम प्रोटोटाइप मॉडल की बात करते हैं तो उस केस में हमको क्या मिल जाता है, जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर का एक तरीके से हम बोले कि जो डेमो वर्जन है वो हमको इनिशियल स्टेज में ही मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद इट इज नॉट बेस्ट सुटेड फॉर सच प्रोडक्ट्स वेयर रिक्वायरमेंट्स आर फ्रीक्वेंटली चेंज। सिंपल सा है, यहाँ पे ये बेसिकली उनके लिए नहीं है जहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या हो रहा है, टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने सॉफ्टवेयर को एनालाइज कर लिया, डिजाइन भी कर लिया, अब वो कोडिंग के अंदर में जा रहे हैं और कोडिंग के अंदर में कस्टमर आपको बोल रहा है कि उसका रिक्वायरमेंट कुछ चेंज करना है, तो इट विल बी नॉट वेरी इजी इन वाटरफॉल मॉडल, ओके। इट विल बी इजी इन इसमें iterative model, okay. It is very difficult for us to measure progress during phase of SDLC and it is very difficult to integrate risk management. It is also a very big disadvantage of the waterfall model because यहाँ पे कोई risk management का कोई concept आपका नहीं है। That means कि यहाँ पे risk factor को analyze नहीं किया गया है। और देखिए यहाँ पे रिस्क फैक्टर को एनालाइज नहीं करने के पीछे भी बहुत बड़े फैक्टर्स हैं, क्योंकि जिस टाइम में वाटरफॉल मॉडल डेवलप किया गया था वो सबसे पहला मॉडल था, इसलिए उसमें बहुत सारी चीजों को वहां पे इंटीग्रेट नहीं किया गया। ऑल एवरीबॉडी क्लियर अबाउट द वाटरफॉल मॉडल, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस? यस सर। ओके। इसका अच्छा, ये पेपर जो आप लोग देख रहे हैं मैं बोल भी रहा हूँ वो भी सुनिए और इसका जो लैंग्वेज है उसको भी आप थोड़ा सा देखिए, ठीक है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द सेशन में हम आपसे पूछेंगे कि ये हाँ लैंग्वेज सर, किस तरीके का है, ठीक है ना। हाँ, पढ़ते भी जाइए, ठीक है ना। और अगर आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा तो देन हम आपको इसको शेयर भी कर देंगे, ठीक है। ये चूंकि खुद के लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो आई होप कि आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है आइटरेटिव मॉडल, ठीक है ना। आइटरेटिव मॉडल के अंदर में कल जो हम लोगों ने पढ़ा था, कल भी मैंने बताया था वाटर आइटरेटिव मॉडल, उसके अंदर में बेसिकली इसका स्पेशल फीचर क्या था, व्हाट इज द बेसिक फीचर, स्पेशल फीचर ऑफ आइटरेटिव मॉडल, एनीबॉडी कैन से?
Anybody? No. Okay. In iterative model, basically requirements are not completed and started iterative process with a small set of requirements. देखिए iterative model का कॉन्सेप्ट ये है कि that means कि यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम एक स्टेज से मूव फॉरवर्ड नहीं है, हम मूव फॉरवर्ड भी हो सकते हैं और मूव बैकवर्ड भी हो सकते हैं. सपोज कीजिए कि आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, थोड़ा बहुत उस कस्टमर ने आपको रिक्वायरमेंट दे दी, आप उस पर काम स्टार्ट कर दिए, ठीक है. काम स्टार्ट करने के बाद जैसे ही आप एक दो स्टेज आगे बढ़े, फिर वो आया और उसके अंदर में कुछ और रिक्वायरमेंट ऐड कर दिया. दैट मीन्स वो टाइम टू टाइम क्या कर रहा है, रिक्वायरमेंट आपको दे रहा है और देन आप उसको इंप्लीमेंट करते जा रहे हैं. तो यहाँ पे जो आइटरेटिव का मतलब हो गया कि लूपिंग. लूपिंग का मतलब क्या होता है, एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना, दैट इज द आइटरेटिव स्टेटमेंट. इसका मतलब ये है कि एसडीएलसी के अंदर में सपोज कीजिए कि अगर हम कोडिंग में है और हमें फिर से कोई रिक्वायरमेंट ऐड करना है, तो दैट मीन्स कि वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द एनालिसिस. हमें एनालिसिस करना होगा, फिर से डिजाइन करना होगा और देन किस में आना होगा, कोडिंग में आना होगा, ठीक है ना. तो इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज द बेस्ट सुटेड फॉर द आइटरेटिव मॉडल. ओके, बेसिकली इन आइटरेटिव मॉडल requirements are not just completed and a started iterative process with a small set of requirements where each iteration involves a small version of product and it is repeated until the final version is developed. ठीक है, basically iterative process model starts implementation with a subset of requirement specification. Each iteration is added new functionality in the process and continuous until it is completed. Okay, we can also say that iterative model is totally depends upon the customer. That means that there is a we can say that there is a lot of interaction from the user here, okay, during the development of the software. Okay, iterative model के अंदर में क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर से बराबर रिक्वायरमेंट आप लेते रह रहे हैं टाइम टू टाइम. और सिंपल सा चीज है, जब आप एक बार पूरा का पूरा एक बार रिक्वायरमेंट ले करके, दैट मीन्स सपोज कीजिए कि आपको कोई प्रोग्रामिंग दे दिया गया प्रोग्राम लिखने के लिए. सपोज कीजिए कि मैंने आपको बोला कि आपको परमुटेशन इंप्लीमेंट करना है, ठीक है. आपको ये पता है कि कोई भी प्रोग्राम लिखे हमें क्या करना है, हेडर फाइल तो लिखना ही है, वॉइड मेन फंक्शन लिखना ही है, वेरिएबल डिफाइन करना है. लेकिन उतना लिखने से आपका प्रोग्राम तो कंप्लीट नहीं होगा ना. तो आपने क्या किया कि जहां तक आपको लगता है, जहां तक सारे प्रोग्राम का फॉर्मेट सेम होता है, वहां तक आपने डाल दिया, ठीक है. लेकिन उसके आगे का मतलब क्या है कि दैट मीन्स कि अगर आपको परमुटेशन का कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है, तो दैट मीन्स कि क्या करना होगा, आपको पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा, ठीक है. और कॉन्सेप्ट समझने के बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, देन उसको धीरे धीरे इंप्लीमेंट कर सकते हैं. क्लियर है. तो बेसिकली इट इज टोटली टाइप ऑफ द आइटरेटिव मॉडल. ओके, जहां पे हमें रिक्वायरमेंट क्या हो रही है, एक बार बंच में नहीं मिल रही है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो हमें चंक्स में मिल रही है. चंक्स का मतलब क्या है, थोड़े थोड़े पार्ट्स में मिल रही है. एवरीबॉडी क्लियर? यस सर. ओके, समझ में आ रहा है. आस्था गुप्ता, आइटरेटिव मॉडल समझ में आया आपको? ये से थोड़ा आया थोड़ा नहीं आया, फिर से पढ़ेंगे तो हो जाएगा. नहीं, अच्छा ये बताइए, थोड़ा आया तो क्या आया बताइए, फिर मैं क्लियर करूं उसको. अभी तक जो मैंने बताया आइटरेटिव मॉडल, उसमें आपको क्या लगता है, आपको क्या, अगर मैं आपसे पूछूं थोड़ा सा ही कि हाँ आइटरेटिव मॉडल है, तो थोड़ा सा मुझे आप इंट्रोड्यूस किस तरीके से कर पाएंगे उसको? सर आप समझा दीजिए फिर से. ओके, अच्छा वाटरफॉल मॉडल में बताइए, वाटरफॉल मॉडल बता सकती हैं आप? यस सर बता सकते. ओके, हाँ बताइए वाटरफॉल मॉडल बताइए, फिर हम उसी में ऐड करेंगे आइटरेटिव मॉडल को. चलिए बताइए वाटरफॉल मॉडल. वाटरफॉल मॉडल सर जो है वो सबसे ओल्डेस्ट मॉडल है, और उसमें कोई भी जो वर्क हम लोग करते हैं, पहले उसके लिए सारा सब कुछ सोच के प्रिपेयर किया रहता है, या फिर पहले डिजाइन करना है या फिर कोडिंग करना है, उसका सारा डॉक्यूमेंट्स हम पहले ही प्रिपेयर करते हैं. और उस फेज के अंदर भी हम लोग कोई दूसरा चीज अटैच मान लीजिए. ओके ठीक है. कंप्लीट जब तक नहीं होता तब दूसरे
सकते हैं और नया चीज भी ऐड नहीं कर। ओके, वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ तो कंप्लीट है ना। देखिए, वेरी गुड। वाटरफॉल मॉडल के अंदर में हमारे पास जो भी रिक्वायरमेंट जो हम एनालिसिस करते हैं, तो एनालिसिस से ही तो हमें रिक्वायरमेंट का पता चलता है ना। तो हमारा पूरा का पूरा एनालिसिस करने के बाद जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास पहले से कंक्रीट होती है। ठीक है ना। एक बार हम कंप्लीटली एनालिसिस करने के बाद फिर हम दोबारा वहां पे एनालिसिस नहीं करेंगे। ठीक है, कंप्लीट एनालिसिस कर दिया और उसके बाद डिजाइन करेंगे, कोडिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, डिप्लॉयमेंट करेंगे, मेंटेनेंस, जो भी काम है वो सारा आप प्रोसेस में करते जाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि एक बार हमारा पूरा का पूरा रिक्वायरमेंट लेने के बाद उसके अंदर में हम कोई नया रिक्वायरमेंट को हम वहां पे ऐड करने का फैसिलिटी नहीं होगा। कहां पे? वाटरफॉल मॉडल के अंदर में। समझ में आ गया? ठीक है। लेकिन आइटरेटिव मॉडल का मतलब ये है कि आइटरेटिव मॉडल में हम क्या कर रहे हैं कि वहां पे क्या था, जो भी आपका जो एनालिसिस यानी जो भी हमको रिक्वायरमेंट एक बार आपने कलेक्ट कर लिया पूरा का पूरा बंच में, ठीक है ना, कंप्लीट। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि हमें जो रिक्वायरमेंट है वो चंक्स में मिल रहा है, यानी थोड़ा थोड़ा इनपुट आ रहा है हमारे पास। एक बार जैसे मान लीजिए कि 3 वेरिएबल देना है, तो हम तीनों वेरिएबल का वैल्यू एक बार डाल दिए और 1 बाई 1 डाल रहे हैं, तो उसमें तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आइटरेटिव मॉडल के अंदर में क्या है कि यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, जो भी हमारे पास थोड़ा सा रिक्वायरमेंट आ गया और उस रिक्वायरमेंट को लेकर के हम इनिशिएट कर जाते हैं। दैट मीन्स कि वी प्रोसीड फॉर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एसडीएलसी। ठीक है, सपोज कीजिए कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है उससे हम सपोज कीजिए कि डिकोडिंग तक पहुंच गए। ठीक है, फिर हमारे पास कोई कस्टमर आ रहा है जो सॉफ्टवेयर हमारे से डेवलप करवा रहा है और वो कुछ और भी कुछ रिक्वायरमेंट ला करके उसमें ऐड करवाना चाहता है। ठीक है, तो इट विल बी पॉसिबल दैट विल बी इंक्लूडेड इन ड्यूरिंग द कोडिंग। इट विल बी पॉसिबल और नॉट? In iterative model. Yes. 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 Yes, Iterative possible. model. Yes, sir. In iterative model, it is possible, but in case of the waterfall model, it is not possible. ठीक है ना। तो आइटरेटिव मॉडल का मतलब, यस, आइटरेटिव मॉडल में बस आप ये ध्यान रखिए कि वहां पे हमारे पास रिक्वायरमेंट एक बंच में आता था, एक बार ही आ गया। लेकिन आइटरेटिव मॉडल में जो हमारे पास रिक्वायरमेंट आ रहा है वो क्या हो रहा है? चंक्स में आ रहा है, यानी पीसेज में आ रहा है। ठीक है ना। और तो जब पीसेज में आएगा, सपोज कीजिए कि हम कोडिंग कर रहे हैं और कोडिंग के बाद हमें कुछ नई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, तो दैट मींस वी हैव आल्सो गो फॉर द एनालिसिस। फर्स्ट हम उसको एनालिसिस करेंगे, फिर उसको डिजाइन करेंगे, देन कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि जो स्टेजेज हैं एसडीएलसी को, उसको हम बार बार क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं एज पर द आवर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे जो स्टेजेज हैं, उस स्टेज को जो हम बार बार क्या कर रहे हैं ना, एक बार डिजाइन करने के बाद फिर एनालिसिस में क्या रहे हैं, फिर डिजाइन कर रहे हैं, फिर कोडिंग में कर रहे हैं, फिर चेंजेज है तो फिर एनालिसिस। तो एक जो साइकिल बन रहा है ना, जिसके अंदर में हम एक ही स्टेज को 2 बार 3 बार 4 बार हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज द पार्ट ऑफ द आइटरेटिव मॉडल। समझ में आ गया? दैट मीन्स कि ईच आइटरेशन इज एडेड new functionality in the process and continuous until it is completed, our product will be completed. जब तक हमारा पूरा सॉफ्टवेयर अन्य तैयार नहीं है, तब तक हम क्या कर सकते हैं? इसके अंदर में नई फंक्शनैलिटी को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। समझ में आ गया? ये जो आपका प्रोसेस है, इस तरीके से यहाँ पे ये दिस इज द पिक्चर फॉर आइटरेटिव प्रोसेस मॉडल। ओके, यहाँ पे जैसे बिल्ड 1 बिल्ड 2 बिल्ड 3, सपोज कीजिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया, हमारा पहला पेज यहाँ पे है। फिर हमने क्या किया कि कुछ नई चीज इसमें ऐड, नई जब चीज ऐड करेंगे तो फिर दोबारा डिजाइन का, फिर टेस्टिंग होगा, देन इम्प्लीमेंटेशन होगा। फिर सपोज कीजिए हमने कोई ऐड कर दिया, फिर यहाँ पे डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग। दैट मींस कि आप देख रहे हैं ना, डिजाइन, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन। अगर हम वाटरफॉल मॉडल की बात करें तो रिक्वायरमेंट, डिजाइन, टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन होता है। लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट जनरेट होती जा रही है और अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग फेज यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आइटरेटिव प्रोसेस मॉडल। ओके, अब यहाँ पे ये देखना है कि बेसिकली आइटरेटिव मॉडल, सर आपका आवाज सही नहीं आ रहा ना, किसके सर आवाज नहीं आ रहा है? नेटवर्क इशू होगा।
ज्यादा कट रहा है। बहुत ज्यादा Yes, फ्लक्चुएट कर रहा है सर बहुत। एक तो अब सही है? Okay. Basically, when we have this IT process model is often used in the following conditions. What will be the condition? First, these are the conditions. Okay. First is the when the complete requirements of the system are very clear and well defined. अगर सपोज कीजिए कि हमारे पास कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ सिस्टम है जो कि पहले से अंडरस्टूड है, उस कंडीशंस में क्या होगा, आइटरेटिव मॉडल यूज नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो होगा, देयर इज अ टाइम टू मार्केट कंस्ट्रेंट। ठीक है, ये कंडीशंस में ए न्यू टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड व्हाइल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, ये कंडीशन में भी हम आइटरेटिव प्रोसेस मॉडल यूज नहीं करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आइटरेटिव मॉडल। व्हाट विल बी द एडवांटेजेस? यहाँ पे है पैरेलल डेवलपमेंट कैन पॉसिबल। पैरेलल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि दैट मींस कि अगर सपोज कीजिए कि हम किसी एक मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और कोई एक अलग से हमारे पास एक नया कोई रिक्वायरमेंट आ रहा है, तो देन ऐसा नहीं है कि उसी के पैरेलल हम क्या करेंगे, दूसरे मॉड्यूल को भी डेवलप करेंगे। ठीक है। It can easily build up some important functionality that is important for project. Next is the changes according to the requirement are cost effective. The progress of project has been measured. The testing and debugging is very easy, and risk identification is also very easy. Okay. Basically, these are the advantages of the iterative model. Okay. What will be the disadvantage? It requires many resources. It requires more management. It is not best suited for the small projects, and it requires a skilled person to identify risk. ठीक है। जैसे आपको वहां पे वाटरफॉल मॉडल के अंदर में ये चीज बताया गया था कि वहां पे जो भी आपका ह्यूमन रिसोर्स होगा, यानी जो भी आप जिन लोगों का वहां पे इन्वॉल्वमेंट रहेगा, दैट मीन्स कि ये कोई जरूरी नहीं कि वो हाईली एक्सपीरियंस पर्सन है। ठीक है। अगर एवरेज है या कुछ एक्सपीरियंस पर्सन भी हैं, कुछ एवरेज पर्सन भी हैं, ठीक है, और कुछ फ्रेशर्स भी हैं, फिर भी आपका वहां पे वर्क चल सकता है। ठीक है। लेकिन जब आइटरेटिव मॉडल के अंदर में आएंगे तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि इसके अंदर में आपको एक्सपीरियंस पर्सन रखना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि पैरेलली चल रही है, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको क्या करना होता है, टाइम टू टाइम आप उस चीज को अपडेट कर रहे हैं कस्टमर साइड से, और जो भी कस्टमर साइड से अपडेशन हो रहा है उसको लेकर के हम क्या कर रहे हैं, फिर हम इसके अंदर में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए इट इज नॉट best suited for small projects, and it also requires a skilled person to identify risk. Clear? Next is the spiral process. Okay. अब ये समझ में आ गया ना वाटरफॉल। अब सपोज कीजिए कि आपसे बोला जाए कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन द वाटरफॉल मॉडल एंड आइटरेटिव मॉडल? एनीबॉडी? हेलो, रितेश पांडे, आप बताइए तो वाटरफॉल मॉडल और आइटरेटिव मॉडल दोनों के बीच में हम कैसे दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे? कह सकते हैं वाटरफॉल मॉडल में डेटा बंच में आते हैं, जबकि आइटरेटिव मॉडल में चंक्स में आते हैं। और Yes, वो good. एक वाटरफॉल मॉडल जो है A to Z तक चलता ही रहता है, उसमें बीच में कहीं पे इन्हांसमेंट नहीं कर सकते हैं, जैसे Good. कोडिंग टेस्टिंग करने के बाद ही कर सकते हैं। और Very good. ऐसा नहीं है, आइटरेटिव मॉडल में हम बीच में जरूरत पड़े, कोई नया डेटा आ रहा है तो उसमें हम इन्हांस कर सकते हैं। ठीक है। आप जो ये डेटा वर्ड यूज कर रहे हैं ना, डेटा की जगह पे हम यूज करेंगे रिक्वायरमेंट। ओके सर, है ना, रिक्वायरमेंट। यस, डेटा और रिक्वायरमेंट दोनों डिफरेंट चीज है। ठीक है। जो भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे तो यहाँ पे आइटरेटिव में, अच्छा ये बताइए कि वाटरफॉल मॉडल और आइटरेटिव मॉडल दोनों में कस्टमर से इंटरेक्शन किस में ज्यादा है, वाटरफॉल मॉडल में या आइटरेटिव मॉडल में? सर आइटरेटिव में सर। हाँ, वेरी गुड, कुंदन सही बोल रहे हैं एकदम, आइटरेटिव मॉडल में। ठीक है ना। क्योंकि देखिए कस्टमर का इंटरेक्शन अगर ज्यादा होगा तभी क्या होगा, रिक्वायरमेंट क्या होगा, टाइम टू टाइम वहां पे न्यू आपके रिक्वायरमेंट्स आपके जनरेट होते रहेंगे। ठीक है। लेकिन अगर हमारा वाटरफॉल मॉडल में क्या था, एक बार हमने ले लिया रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद आपका इंटरेक्शन क्लोज हो गया।
तो ये एक डिसएडवांटेज दोनों में अगर देखें तो वाटरफॉल मॉडल के अंदर में एक चीज डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि अगर सपोज कीजिए कि ऐसा नहीं है कि अगर हम 2 और 3 मीटिंग्स में हम कोई भी जो कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी तरीके से फुलफिल करने, या ये भी हो सकता है कि उस टाइम में क्या होगा कि कुछ रिक्वायरमेंट वो क्या हो गया कि उनसे मिस हो गया, ठीक है। लेकिन अगर वो चाह रहे हैं कि उनको बाद में अगर वो चीज माइंड में आ रहा है कि नहीं ये रिक्वायरमेंट हमें ऐड करना चाहिए, तो अगर प्रोटोटाइप मॉडल होता उस आइटरेटिव मॉडल होता, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, बीच में भी जाकर के अपने रिक्वायरमेंट को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर वाटरफॉल मॉडल होगा उस केस में क्या होगा, आपके पास यही ऑप्शन है कि जब तक आपके पास फाइनल प्रोडक्ट, यानी जब तक आपके पास वो बीटा टेस्टिंग के लिए नहीं आता है, वैलिडेशन के लिए, तब तक हम क्या कर सकते हैं, उसको चीज को वहां पे कंपनीज को हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो प्रोडक्ट का डिप्लॉयमेंट है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा ना, ठीक है। तो आइटरेटिव मॉडल में क्या होगा कि जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है हम उसको वहां पे दे देंगे और उसके अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट कर दिया जाएगा। लेकिन उसी रिक्वायरमेंट को अगर हम वाटरफॉल में देने की कोशिश करेंगे तो वो कब पॉसिबल होगा, एट द एंड ऑफ द SDLC, है ना। जब तक आपका पूरा का पूरा प्रोडक्ट बन के तैयार नहीं होता है तब तक आप अपना फीडबैक वहां पे नहीं दे सकते हैं। लेकिन आइटरेटिव मॉडल में क्या है, तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसमें अगर सपोज कीजिए हम एक नया टर्म यूज करते हैं, स्टैटिक मॉडल और डायनेमिक मॉडल। तो स्टैटिक मॉडल किसको बोलेंगे और डायनेमिक मॉडल किसको बोलेंगे? स्टैटिक वाटरफॉल को बोलेंगे और डायनेमिक। वेरी गुड। स्टैटिक किसको बोलेंगे, वाटरफॉल मॉडल को, और डायनेमिक किसको बोलेंगे, आइटरेटिव मॉडल, है ना। डायनेमिक का मतलब यही होता है कि डायनेमिक का मतलब क्या है कि दैट मींस कि जिसके अंदर में हम टाइम टू टाइम क्या कर सकते हैं, चेंजेस हम अपडेशन ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या था, वहां पे आपका टाइम टू टाइम वहां पे अपडेशन आपका नहीं था, ओके ओके। अब नाउ वी मूव फॉर द स्पाइरल मॉडल, ओके। बेसिकली देखिए, कल भी मैंने एक चीज बताया था आपको कि स्पाइरल मॉडल बेसिकली इट दिस वाज द फर्स्ट मॉडल दैट इंट्रोड्यूस द रिस्क फैक्टर, ठीक है। मैंने आपको ये चीज बताया था कि रिस्क फैक्टर का कितना इंपॉर्टेंस है किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, क्योंकि जब सबसे पहले जब SDLC या वाटरफॉल मॉडल को जब सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, वो कब इंट्रोड्यूस किया था, जब हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर क्राइसिस आया था 1970 के अंदर। तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस पे जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसके अंदर में आपके डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स, उसके बाद SDLC का कॉन्सेप्ट दिया गया, ठीक है ना। तो लेकिन वहां पे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था उस टाइम में रिस्क था, जो उस टाइम में तो ऐड नहीं किया गया था, लेकिन बाद में जब ये स्पाइरल प्रोसेस मॉडल जब डेवलप हुआ तो वहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो फीचर है वो है आपका रिस्क एनालिसिस, ठीक है। अब यहाँ पे रिस्क एनालिसिस का मतलब जनरली क्या हो सकता है, ये चीज देखेंगे पहले। ये भी हम बोल सकते हैं कि जनरली ये क्वेश्चन भी आता है कि स्पाइरल मॉडल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, तो आप बोल सकते हैं आइटरेटिव मॉडल एंड सीक्वेंशियल मॉडल, ओके। So basically this process model is the combination of iterative model and sequential model like waterfall model, okay. The spiral model basically integrates the concept of iterative and waterfall development in a very systematic, efficient and controlled way with the additional feature like risk analysis or risk factor, okay. In the risk analysis phase, a process is undertaken to identify risk and alternate solution. A prototype is produced at the end of the risk analysis phase, where software is produced in the engineering phase along with testing at the end of the phase, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो मेन जो हम लोग का वर्क है वो है आपका रिस्क एनालिसिस का ही है, लेकिन इसके अंदर में जो आप स्टेज देखेंगे, स्टेज में वही आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, दैट मींस की रिक्वायरमेंट, यानी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, यानी जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उसका बेस क्या है ना, किस किस प्रॉब्लम्स को लेकर के हम उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, इवैल्यूएशन एंड रिस्क। देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर में जो है इवैल्यूएशन एंड रिस्क, ठीक है ना। इवैल्यूएशन एंड रिस्क के अंदर में देखिए बेसिकली आपको जब आपने रिक्वायरमेंट एनालिसिस देखा होगा, फिजिबिलिटी स्टडी, उसके अंदर में आपने देखा था कि टेक्निकल फिजिबिलिटी, सोशल फिजिबिलिटी था ना, ये सारी चीजें। तो बेसिकली टेक्निकल, यहाँ पे जो रिस्क का मतलब ये है टेक्निकली फिजिबिलिटी का ही है। दैट मीन्स कि ये भी हो सकता है, सपोज कीजिए कि कोई आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है। अब उसके अंदर में हो सकता है सॉफ्टवेयर का भी रिस्क हो सकता है और हार्डवेयर रिलेटेड रिस्क भी हो सकता है,
हो सकता है ना दोनों चीजें। अब बताइए तो सॉफ्टवेयर रिलेटेड क्या रिस्क हो सकता है और हार्डवेयर रिलेटेड क्या रिस्क हो सकता है? हेलो, what are the different risk factors? हेलो, अटेंडेंस लिंक मैं शेयर कर रहा हूं एक बार। अटेंडेंस मार्क कर लीजिए आप लोग, 5 मिनट्स। 2:13 हो रहा है, 2:18 तक का टाइम रहेगा आपका। ओके, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे देख रहे थे स्पाइरल मॉडल, ठीक है। तो स्पाइरल मॉडल के अंदर में जो इवैल्यूएशन और रिस्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इट इज द फेज वेयर वी कैन आइडेंटिफाई, एस्टिमेट एंड monitor technical feasibility and management risk. For example, we can say that schedule slippage and cost overrun. The build developed in first iteration is sent to customer for evaluation and feedback, and the next development start based on the customer feedback in the next iteration. ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली देखिए, ये जो पिक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस इज द स्पाइरल। आप अब ये समझ सकते हैं कि इसको स्पाइरल क्यों बोला जा रहा है। ये पिक्चर आप देख रहे हैं ना, इट इज जस्ट लाइक ए स्पाइरल। ओके, यहाँ पे आप बेसिकली मैथ्स के अंदर में आप लोग पढ़ते होंगे ना, एक्सिस, जो बेसिकली चार्ट्स बनाते हैं हम लोग। तो बेसिकली दिस इज द एक्स एक्सिस और दिस इज द वाई एक्सिस। ओके, यहाँ पे ये जो आपका है, दिस इंडिकेट्स द कॉस्ट, इट इंडिकेट्स द रिव्यू, इट इंडिकेट्स द रिलीज एंड इट इंडिकेट्स द कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली ये जो आपका स्पाइरल बना हुआ है, ये इंडिकेट्स कर रहा है दैट इज द प्रोग्रेस। ओके, यहाँ पे क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये है नेक्स्ट फेज प्लानिंग एंड दिस इज द ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफिकेशन। ये 4 ब्लॉक्स आपके अलग अलग बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, इसके बेसिकली जो एडवांटेज है, वो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे भी जितने भी आपके फेजेज हैं वो सारे एसडीएलसी के हैं, ठीक है। मेन आपको यहाँ पे देखना है कि व्हाट विल बी द एडवांटेजेस। तो सबसे पहला ये है कि हाई अमाउंट ऑफ रिस्क एनालिसिस, ठीक है। तो अगर रिस्क एनालिसिस है, इसका मतलब क्या है कि इट इज बेस्ट सूटेड फॉर द हाईली सेंसिटिव सॉफ्टवेयर। ओके, हियर रिक्वायरमेंट्स आर कलेक्टेड मोर एक्यूरेटली, गुड फॉर लार्ज एंड मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स। ओके, good for large and mission critical projects. Okay, software is produced early in the software life cycle, much usage of prototype, the users can interact with the system early. यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे वाटरफॉल मॉडल के अंदर में एट द एंड ऑफ था आपका सेशन, जिसके अंदर में हम लोग क्या कर रहे थे, सिस्टम हमको मिल पा रहा था, लेकिन स्पाइरल मॉडल के अंदर में भी प्रोटोटाइप मॉडल के जैसे आपको स्टार्टिंग में ही आपको क्या किया जाता है, एक तरीके से उसका पूरा का पूरा स्केलेटन बना करके शेयर कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द डिसएडवांटेज, इट कैन बी कॉस्टली मॉडल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉस्टली होगा क्योंकि जब हाईली क्रिटिकल सिस्टम बनाएंगे तो इसमें देखिए कॉस्टली होने का 2 रीजन है। एक तो आप चूंकि ये बहुत ही क्रिटिकल सिस्टम है, ठीक है। दूसरा है कि अगर आपको क्रिटिकल सिस्टम को हैंडल करना है तो सिक्योरिटी इश्यूज पे ज्यादा वर्क करना होगा, और सिक्योरिटी इश्यूज को जब आप हाई करेंगे तो दैट मींस कि यू हैव टू रिक्वायर मोर एक्सपीरियंस पर्सन, ठीक है। तो इसीलिए इट कैन बी वी कैन से दैट इट विल बी अ वेरी कॉस्टली मॉडल एंड इट इज नॉट बेस्ट सुटेड फॉर द स्मॉल प्रोजेक्ट्स। ओके, रिस्क एनालिसिस रिक्वायर्स हाईली स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज, जो मैंने अभी डिस्कस किया आपसे। प्रोजेक्ट सक्सेस इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द रिस्क एनालिसिस फेज। ओके, दैट मींस कि यहाँ पे ये कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट का जो सक्सेस रेट है
वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिस्क एनालिसिस के। जितना बेटर आपका रिस्क एनालिसिस होगा उतना ही बेटर आपका और उतना ही इफिशिएंट और रिलायबल आपका प्रोडक्ट होगा। ओके, इट डज नॉट वर्क वेल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स, लार्ज नंबर ऑफ फेजेस रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी, क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब आपने साइड में डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा था, तो उस डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आपको ये बताया गया कि डॉक्यूमेंटेशन इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट। ठीक है, जिसके अंदर में हम लोग सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन है, प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, इस तरीके से बहुत तरीके का डॉक्यूमेंटेशन भी आपने पढ़ा था। और उसके अंदर में आपको ये भी बताया गया था कि ये डॉक्यूमेंटेशन का क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ इस पेपर के अंदर में बेसिकली जो आपने डिस्कस किया वो था वाटरफॉल मॉडल, दूसरा क्या था आइटरेटिव मॉडल, ठीक है, और तीसरा क्या हो गया स्पाइरल मॉडल। ओके, नाउ दिस इज द कंक्लूजन। ठीक है ना, कंक्लूजन का मतलब क्या है कि जैसे आप लोग कोई भी चैप्टर पढ़ने के बाद जैसे होता है ना लर्निंग आउटकम, ठीक है, तो दिस इज द लर्निंग आउटकम ऑफ दिस पेपर। ओके, अटेंडेंस हो गया मार्क्स सबका? यस सर। ओके, ओके, तो ये जो पेपर था आप लोग को लैंग्वेज अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग बोल सकते हैं, तो देन मैं आपको जिसको क्लासरूम में इसको शेयर कर सकते हैं। यस सर, शेयर कर दीजिए। चलिए ठीक है, ओके। और अमन आपको समझ में आया? अमन कश्यप? यस सर। सर वो जो आप बोल रहे हैं कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से रिस्क फैक्टर क्या अच्छा, था हाँ सर? हाँ हाँ हाँ, तो नहीं, मैं वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए था वो कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इस दोनों किस तरीके का हो सकता है, आप बताइए। सर सॉफ्टवेयर में तो सबसे पहले वो उसका जो वो क्या बोल सकते हैं उसको सर, जैसे रिक्वायरमेंट्स बढ़ते जाता है ना, तो कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जो उस रिक्वायरमेंट्स को अचीव नहीं कर पाते, तो सबसे बड़ा हाँ रिस्क तो ये हो जाता है। हाँ, दैट मीन्स कि उस रिक्वायरमेंट्स को अगर हम कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो दैट विल बी नॉट एक्सेप्टेड बाय द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, यही बोलना चाह रहे हैं ना? यस सर। यस, वेरी गुड। और दूसरा वायरस। हाँ हाँ, वो तो है ही। और हार्डवेयर और रिलेटेड क्या हो सकता है? हार्ड डिस्क में तो सर जैसे कभी कभी वो करप्ट कर जाता है हार्ड डिस्क जो। देखिए, रिकवरी के अंदर में बेसिकली जो आज के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है ना, इसके अंदर में जो सबसे मेन जो पार्ट है ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका डेटा। ठीक है, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, चाहे वो आप सपोज कीजिए आप पर्सनल लेवल पे यूज कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, तो उसका मेन इम्फेसिस यही होता है कि जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं ना, ठीक है, उसका हमारा डेटा हम किस तरीके से उसको सिक्योर करके रखें। ठीक है, अगर मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि हम कोई अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या काम कर रहे हैं उस पर, कॉलेज का है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का है। अब सपोज कीजिए कि हम काम कर रहे हैं और किसी दिन हमें पता चला कि हमारा पूरा का पूरा डेटा ही करप्ट कर गया। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके के सिचुएशंस में जो रिस्क एनालिसिस, जो रिकवरी पॉलिसी होती है, वो बेसिकली हम लोग काम करते हैं। तो रिकवरी पॉलिसी का जो मैकेनिज्म है, इट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द रिस्क एनालिसिस। ठीक है ना, रिस्क एनालिसिस से ही रिकवरी पॉलिसी होता है। रिकवरी का मतलब क्या होता है? हाउ टू रिकवर योर डेटा। ठीक है ना, दैट मीन्स जिसको बोलते हैं ना आप लोग बैकअप। जैसे कोई भी आप लोग डेटा आप कहीं पे रखते हैं, अगर इंपॉर्टेंट डेटा है तो आप क्या करते हैं, उसको 2-3 जगह सेव करके रखते हैं, क्यों? या मेल पे रखते हैं, गूगल ड्राइव में रखते हैं, कहीं क्लाउड पे रखते हैं। तो इसका मेन रीजन क्या होता है? मेन रीजन यही होता है कि सिक्योरिटी। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर एक जगह से सपोज कीजिए कि हमारा डेटा चला गया तो हमको ये नहीं लगेगा कि वो डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन बेसिकली क्या होता है कि कंपनीज के अंदर में इसके लिए भी बहुत तरीके का आपका रिकवरी पॉलिसी होता है। जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं। जैसे आप देखते होंगे ना, कभी कभी बोला जाता है कि बैंक का वेबसाइट में डेटा क्रैश कर गया है या रेलवे का वेबसाइट क्रैश कर गया है, इस तरीके के आता है ना न्यूज। ठीक है, जैसे अभी लॉकडाउन में जब आपका देखे होंगे कि जब ट्रेन स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम में क्या हुआ कि जब रजिस्ट्रेशन करने गए लोग उस पे वेबसाइट्स पे जाकर के, तो वो पूरी की पूरी वेबसाइट ही क्रैश कर गई। ठीक है, या अभी ड्यू का जो एग्जाम हो रहा था फाइनल ईयर का, या
सेमेस्टर का, तो उसमें भी देख रहे होंगे कि जितने भी स्टूडेंट्स, बहुत लोग एग्जाम दे पा रहे थे, बहुत लोग एग्जाम नहीं दे पा रहे थे, कर रहे थे ना ऐसा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे जो भी आपका डेटा है, वो डेटा तो चलिए ठीक है क्रैश हो रहा है, लेकिन उस डेटा को हम रिकवर कैसे करेंगे, ठीक है। तो उस रिकवर करने के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म यूज करते हैं, और डेटाबेस में एक पॉलिसी होता है जिसको हम बोलते हैं रिप्लिकेशन पॉलिसी, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन का मतलब होता है जस्ट लाइक अ डुप्लीकेशन। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि बैंक है, तो बैंक के अंदर में सपोज कीजिए कि एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने का एक मिनिमम टाइम होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आप एटीएम में जा रहे हैं, आप अपना कार्ड स्वैप कर रहे हैं, कार्ड स्वैप करने का, अगर सपोज कीजिए कार्ड स्वैप कर लिया और वहां पे खड़े हैं, आप कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो देखते हैं ना कुछ देर के बाद टाइम आउट हो जाता है, होता है ना टाइम आउट। तो बेसिकली वो टाइम आउट इसलिए हो रहा है कि उसका एक सेशन फिक्स किया हुआ है, दैट मीन्स कि उतने टाइम तक, सपोज कीजिए कि 10 सेकंड तक अगर आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो आपका ऑटोमेटिक क्या होता है, लॉग आउट हो जाता है। बहुत जगह पे ये भी होता है, जीमेल में है, फेसबुक पे है, ट्विटर पे, ये भी चीज होता है, जहां जहां पे सेशन का कॉन्सेप्ट होता है, पर्टिकुलर टाइम के बाद ऑटोमेटिक आप वहां से लॉग आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है डेटाबेस में, कि वो क्या होता है कि हर एक, सपोज कीजिए 5 सेकंड के बाद हमारा कोई ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है मिनिमम, तो वो क्या करेगा कि हर 5 मिनट्स के बाद जो भी आपका पूरा का पूरा डेटाबेस है उसका एक बैकअप बनाता चला जाता है, ठीक है। अगर सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि अभी 223 हो रहा है, ठीक है, तो 223 पे अगर हमारा डेटाबेस क्रैश कर गया, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 223 तक का जो डेटा होगा वो हर 5 मिनट्स के पहले का पूरा डेटा वो कहीं दूसरे हार्ड डिस्क में उसका बैकअप बन रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा, क्रैश हो गया, तो देन वहां से उठाया जाएगा और फिर डेटा अपलोड करके और फिर आपका वेबसाइट रनिंग स्टेज में आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पॉलिसी है, रिकवरी पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को रिलायबल बनाने के लिए और मार्केट में लॉन्ग टाइम सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। क्योंकि कोई भी एक सिंगल पर्सन, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई बहुत बड़ी कंपनी, कोई बहुत बड़ा फर्म अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, तो उसके पीछे एक ही रीजन होता है कि अपने डेटा को सिक्योर करना चाह रहा है और डेटा को मैनेज करके रखना चाह रहा है, ठीक है। अगर हमारा डेटा ही नहीं, अगर हमारे पास सिक्योर रहेगा, तो दैट मींस कि व्हाई वी कैन यूज द सॉफ्टवेयर। तब आपसे कोई पूछेगा ना हम सॉफ्टवेयर क्यों यूज करें जब हमारा डेटा ही सिक्योर नहीं है, तो ठीक है ना। तो ये सारे रीजंस होते हैं जिसको लेकर के हम लोग रिकवरी पॉलिसी पे काम करते हैं, ठीक है। इसीलिए स्पाइरल मॉडल इट इज द बेस्ट सुटेड फॉर द हाईली क्रिटिकल सिस्टम्स, ओके।